सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। बहुत अच्छी बातचीत हुई क्योंकि जिस रूप में किस दिशा में मुल्क जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। गहलोत बोले राजस्थान की स्थिति के बारे में अवगत करा दिया है। पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो उन सब मैं वाकिफ करूं मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूं। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। मंत्रिमंडल पर बोले गहलोत, फैसला आला कमान को लेना है। देखिए तो हाईकमान तय करेगा कि कब रिसफल होना है, हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। सीएम ने कहा राजस्थान में चल रही है गुड गवर्नेंस। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तीसरे चौथे नंबर पर बीजेपी को भी आई है कि बाई इलेक्शन में 50 साल के अंदर और तो और जमान जब्त होगी बीजेपी की। केंद्र और बीजेपी पर बरसे गहलोत। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे। राजनीतिक मसलों को लेकर हुई चर्चा। सीएम के दिल्ली दौरे के निकाले जा रहे सियासी मायने, मुलाकात के मायने। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। सीएम के दिल्ली से दौरे प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई। मंत्रिमंडल को लेकर भी कई कयास निकाले गए, लेकिन मुलाकात के बाद सभी कयासों पर विराम लग गया, क्योंकि सीएम ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल पर फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। इसके बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन इस मुलाकात के कई सियासी मायने अब भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कल अशोक गहलोत प्रियंका वाड्रा से मिले थे, जिसमें सियासी हालात पर चर्चा हुई। आज सोनिया गांधी से चर्चा हुई। तो ये मुलाकात सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। लंबी मुलाकात हुई, लगभग 45 मिनट तक का समय सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को दिया। उससे पहले उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई और उसके बाद अशोक गहलोत मीडिया के समक्ष भी आए, तमाम ब्रीफिंग की, किस तरह की बातें हुई और जो महत्वपूर्ण सवाल था कि आखिर किस तरीके के इस मुलाकात में फैसले हुए होंगे, इस पर दो टूक अशोक गहलोत ने कहा। राजस्थान को लेकर जो भी बातें हुई हैं वो अवगत करवा दी गई है, आला कमान को, नेता को अवगत करा दी गई है। अब इस पर जो भी फैसला होगा आला कमान करेगा, वो हमें मंजूर होगा। लेकिन इन चर्चाओं के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसी को लेकर आज स्टूडियो में चर्चा होगी। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। इसके अलावा राजेंद्र मीणा जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, और अवधेश अकोदिया वरिष्ठ पत्रकार इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि कांग्रेस से जुड़ा ये मुद्दा है। सीएम अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, आला कमान के साथ उनकी मुलाकात चल रही है और इसके कई तरीके के सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके प्रदेश प्रभारी ने यह कहा वहां पर कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं या ये जो मंथन चल रहा है, ये अब होने वाले परिवर्तन को लेकर तो है ही,
साथ ही साथ हम तैयारी कर रहे हैं 2023 के चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां पर भी हमारी जीत तय है। तो ये दरअसल मंथन था क्या, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी? देखो आसिफ भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत देश के वरिष्ठतम कांग्रेस के नेता भी हैं। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन वर्तमान में वो भारतीय राजनीति के कांग्रेस के बड़े क्षत्रप हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वो दिल्ली गए। वेणुगोपाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मुख्यालय के, हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय माकन साहब हैं, कल उनकी मुलाकात हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका वाड्रा से भी मिले। सवाल है, अशोक गहलोत जब भी दिल्ली जाते हैं, राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कयास निकाले जाते हैं। ये बात सही है। कल अजय माकन जी ने भी ब्रीफिंग में कहा था कि अशोक गहलोत जी का आने का मतलब तमाम बातों पर विचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष का धर्म भी नहीं निभा पा रही है, उसका ताजा उदाहरण है कि हमने 7 विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा के चुनाव जीते। हमने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत के चुनाव जीते। जबकि सरकार के खिलाफ अगर कहीं कोई इनकम्बेंसी होती तो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मतदान होता। माकन साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान की सरकार जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो जनता से सरोकार वाले समस्याओं का निदान करने में जो जिस तरीके से गुड गवर्नेंस दे रही है, और उसी का नतीजा कि बल्लभ नगर में अभी 2 तारीख को रिजल्ट आए हैं इसी महीने में, वहां तो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने खड़ी ही नहीं थी। अशोक गहलोत जी ने तो मतदान के बाद में तुरंत कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी वहां चौथे स्थान पर रहेगी। और आश्चर्य की बात है, चौथे स्थान पे ही नहीं रही, वो उनकी जमानत भी जब्त हुई। और वो जो धरियावाद, जो मेवाड़ का बड़ा इलाका जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता आदिवासियों में, जहां लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक रहे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 30। तिवारी जी, राजेंद्र मीणा जी, 2 सवाल आपसे। जैसा कि आर तिवारी जी ने कहा कि आप जो है वो खिसक कर चौथे पायदान पर चले गए हैं। एक तो इस सियासी मुलाकात के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, और दूसरे कि किसी तरीके का बदलाव होता है, ये बेशक कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 2023 के चुनाव को लेकर भी जो है वो चहल पहल शुरू कर दी है, उसका भी शंख बजा दिया। आप इसे कैसे देखते हैं जब सीएम खुद कह रहे हैं वहां पर कि आप चौथे पायदान पर जा चुके हैं, सुपड़ा साफ बीजेपी का? आसिफ भाई, इन्होंने जिस दिन सरकार बनानी है उसी दिन से इन्होंने झूठ सांच बोलने का काम किया। इनके 2 नेता, चाहे सचिन पायलट हों चाहे गहलोत हों, इन्होंने जनता को गुमराह किया, किसानों को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया। किसानों को जो पूर्ण संपूर्ण कर्जे माफ करके सरकार में आने की बात कही, वो इन्होंने काम पूरा नहीं किया। जबकि 67 लाख किसानों के कर्जे माफ होने थे, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा था, नाम मात्र 10-12 हज़ार करोड़ के कर्जे माफ करके ये चुपचाप बैठ के वेतन आज 3500 रुपये वेतन देने का काम युवाओं को करना चाहते, वो इन्होंने नहीं किया। झूठ बोल के 3 स्टेटों में ये सरकार बना गई। आज भी जिस दिन से सरकार ने, आज तक जनता का तो कोई भला हुआ नहीं, विकास के सारे काम रुक गए। आज प्रत्येक काम में, आज सड़कें नहीं है वहां, आज हालत खराब है, खाद इनको समय पे नहीं मिल रहा, आम किसान परेशान है, लाइन लग रही है, पुलिस डंडे मार रही है किसानों में। आज ये चुनाव जीतना नहीं जीतना एक अलग बात है। आज गलत फहमी मत रहो आप। सरकार की शय पर गाड़ियों से कुचला जा रहा है। देश के लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे अपने 3 काले जब तिवारी जी आप बोले थे मैं शांत था, आप एक बार सुन तो लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी बीजेपी जो आप कहते हो ना बहुमत में नहीं, हम चुनाव जीत के, आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के चुनावों की बात करते हो, 29 जगह चुनाव हुए जिलों में जिला प्रमुखों के। कितने जिला प्रमुख हैं आपके? हमारे 17 हैं। आज भी हमारा बहुमत है। आपके प्रधानी पंचायत समिति में भी हम कम नहीं है। और आज ऐसा नहीं है, उपचुनाव में किसी कारण से हम मानते हैं हम अगर हमारी हार हुई है तो हम स्वीकार करते हैं उस हार को। आगे उसमें निश्चित रूप से उसमें मंथन कर रहे हैं और बड़े नेता हमारे सारे विचार कर रहे हैं, भाई जो कमियां रह गई। धौलपुर में जिला परिषद और प्रधानों में आपको सुपड़ा साहब टोटल लगा रहे राजस्थान। आप तो भारतीय जनता पार्टी राज्य से बड़ी कद्दावर नेता गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ताजा केवल धौलपुर के वहां के नहीं है,
आप झूठ बोल रहे हो राजेंद्र झूठ मीणा। तो तिवारी जी- राजस्थान की जनता झूठ आपके तो आप साथ बोल रहे हो, थी। हम झूठ नहीं अगर बोल रहे। किसानों के कर्जे माफ नहीं किए तो ग्रामीण क्या किया इलाकों में आपने? कांग्रेस कोई कर्जे माफ नहीं किए, झूठ बोल के काम किया। आज खाद नहीं दे रहे, राज्य आज सरकार माफ आज करती है राजेंद्र मीणा जी। आज पेट्रोल की कीमत है केंद्र ने कम कर दी। राष्ट्रीयकृत बैंकों का आसिफ पैसा भाई, ये तो मत चुप सीता रहो रामन पहले जी तो। माफ कर सकती है। तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए मेरी बात। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। सुनिए राजेंद्र जी, तिवारी जी जब देखिए मेरी बात सुनिए, तिवारी जी एक एक करके बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे तो आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो मीणा जी चुप थे। आप अगर एक एक करके बोलेंगे तो शायद बात जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगी। मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से आता हूं। अवधेश अकोदिया साहब हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। अकोदिया जी, ये जो मुलाकात हुई है इसके सीधे तौर पर सियासी मायने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो मोटी मोटी बातें ब्रीफिंग की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात के बाद में, पहली उनकी मुलाकात होती है प्रियंका गांधी के साथ में, दूसरी मुलाकात उनकी होती है सोनिया गांधी के साथ में। और ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब आला कमान आपको 45 मिनट या 1 घंटे तक का समय देते हैं तो जाहिर सी बात है कि लगभग सभी पहलुओं को छूते हुए बात हुई होगी। तो कौन सी ऐसी बातें जिनके लिए राजस्थान जो है वो राजस्थान सरकार में जो बदलाव होने हैं वो बातें हुई होंगी, 2023 को लेकर बातें हुई होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने अभी उपचुनाव जीते हैं, मनोबल बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, इसको लेकर भी जो है वो आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई होगी। अकोदिया जी। आसिफ जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली जाना लंबे समय से ड्यू था और जी। पिछली बार जब वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान की राजनीति के बारे में शीर्ष नेताओं से, आलाकमान से उनकी बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत नहीं हो पाई। सिर्फ प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी जी। अब उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है, केसी वेणुगोपाल से हुई है, अजय माकन से तो यहाँ भी वो मिलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो सोनिया गांधी से हुई है। सोनिया गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट है अभी कांग्रेस की, और सबसे ज़्यादा जो नज़रें लोगों की थी, चाहे वो राजनीतिक पर्यवेक्षक हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, सबसे ज़्यादा नज़रें थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में क्या कोई साफ स्थिति होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिस तरह का बयान आया है, जिस तरह जो बातें उन्होंने मीडिया से कही हैं, उनको सुनने के बाद लगता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है या पुनर्गठन है वो अभी और लंबा खिंचने वाला है। जो पेच इसमें फंसा हुआ है वो अभी भी नहीं सुलझा है। पेच क्या है हम सबको पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरुआत से कहना है, खुले तौर पर भी वो कई बार कह चुके हैं कि जिन लोगों ने जो बगावत हुई थी उस समय सरकार का साथ दिया, सरकार को बचाया, जिनकी वजह से यहाँ पर सरकार है, उनको सरकार में भागीदारी उनको मिलनी चाहिए। जबकि दूसरा खेमा लगातार ये दबाव बना रहा है कि हमको, क्योंकि हम लोग उन लोगों में शामिल हैं जिनकी वजह से प्रदेश में सरकार आई, तो ऐसे लोगों को पर्याप्त तवज्जो मिलनी चाहिए और उस खेमे के विधायकों को पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आपने कही है अवधेश जी। तिवारी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये पेच अभी सुलझा नहीं है, जैसा कि अकोदिया जी ने कहा। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई जननायक अशोक गहलोत की, तो ये बात सही है कि 45 मिनट की मुलाकात में 2023 के चुनाव का रोड मैप भी होगा, राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी होगा। लेकिन जब हाईकमान से राज्य के मुख्यमंत्री मिलते हैं, सारी स्थितियां स्पष्ट करते हैं, उसके बाद में जब मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि आला कमान के आदेशों का 100% हम सम्मान करेंगे, उनके आदेशों की पालना होगी, और जननायक ने यही कहा है कि जैसे ही आला कमान हमें निर्देशित करेगा हम कर देंगे। सवाल राजस्थान में हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है आसिफ भाई। हमने पंचायत के चुनाव में, निगम और पालिका के चुनाव में देख लिया, विधानसभा के चुनाव में देख लिया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है, क्योंकि उनके यहाँ 10-10 नहीं 10-12 मुख्यमंत्री के चेहरे हो चुके हैं। राजस्थान की सरकार को कहीं कोई आंच नहीं है, लेकिन वो केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए राजस्थान ठीक की है कांग्रेस तिवारी को जी, गुटबंदी देखना ठीक है चाहते हैं। मीणा जी, सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस के अंदर, आप शिगुफा बनाते हैं। साफ तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है आपके यहाँ पे 10 से 12 चेहरे बन चुके हैं, जबकि उनकी स्थिति, उनकी पिक्चर बिल्कुल साफ है। ये आपका जो है वो तैयार किया हुआ शिगुफा है।
मीणा जी, देखो हमारे द्वारा आसिफ भाई कोई भी तैयार नहीं किया गया। ये तो इनकी कहने, ये तो जनता जानती है, जो न प्रदेश की जनता को पता है कि क्या है सचिन पायलट क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, उनके समर्थक क्या, पायलट के समर्थक क्या स्टेटमेंट देते हैं, इनके क्या देते हैं, भंवर लाल जी क्या स्टेटमेंट 80 साल का कहां सो लेता। इतने नीच किस्म की बात है इसके इनके नेता करते हैं, जो शर्मनाक बात है, इनको नहीं करनी चाहिए। आज ऐसा नहीं है, हमारी बीजेपी में आज भी हमारा कमल का फूल जो चिन्ह है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र जो तय करेगा वो होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे के 10 नेता हो, कोई 10 नेता, भारतीय जनता पार्टी एक है और भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा जाता है और केंद्र से जो निर्णय हो जाएगा। ठोक रहा हूं, गलती है। जिस दिन हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का हम जन्मदिन देख रहे थे टेलीविजन पर, जन्मदिन की क्या बात है? सरकार के बैनर लगे थे, जन्मदिन भी अच्छा बना, योगी सरकार, मोदी सरकार, अरे सबके लगे, उसमें वसुंधरा जी के भी लगे। सरकार ऐसा नहीं है, हमारे तो सब एक है, व्यक्तिगत और सरकार पूरे प्रदेश से 14 में नारा दिया, आप तो अब की बार जन्मदिन को देख के मोदी लोग लागे, सरकार, अब की बार सारा टेलीविजन दिखा रहा है, योगी सरकार, राजस्थान में सची सरकार। पहले तो आप शर्म करो, पहले हल्ला करते थे केंद्र सरकार बैटरी घटा रही, अपने पैसे डीजल पे पेट्रोल पे कम नहीं कर रही। जब हमने केंद्र सरकार ने कर दिए 10 रुपए 5 रुपए, आप क्यों नहीं कर रहे बैट घटाते? आज क्यों 28 रुपए 25 क्यों बैठ रहे? तो आज जनता गुमराह कर रहे हो। पेट्रोल पे बढ़ा करके 5 रुपए कम किए, कोई कम नहीं किया आपने, सस्ता हो गया क्या? केवल हमने केवल लोगों को भ्रमित करके करोड़ों लोगों को हम नहीं करते, आप करते हैं, आम आदमी आप करते हैं, आप जनता के बारे में सोचते ही नहीं, आप जनता के बारे में सोचते ही नहीं, पेट्रोल आज भी 111 लूटने का काम करते हैं। कांग्रेस के राज में 71 का पेट्रोल था, 60 रुपए का डीजल था, 390 रुपए का गैस सिलेंडर। तो आपकी सरकार में अलग से सरकार है क्या? पुराने घटाए ना, अरे आपके अच्छे दिन वापस आप क्यों नहीं करते? मीणा, अवधेश जी, कुछ जरूरी मुद्दे तो हैं सियासी मुलाकात के दौरान, लेकिन जनता से जुड़े भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और सीएम का साफ तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए ये कहना कि जो भी बातचीत हुई या जो मुद्दे राजस्थान से जुड़े हुए थे वो आला कमान पर छोड़ दिए गए हैं। आला कमान जो फैसले लेंगे वो हमें मंजूर होंगे। अब जो ये कयास लगाए जा रहे थे इस दिल्ली दौरे के दौरान, कहा यह जा रहा था कि सीएम जैसे ही लौटते हैं जल्दी से जो बदलाव होने हैं वो फटाफट हो जाएंगे। वहां से जो है हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन उनके ये बोलने का अंदाज कि आला कमान पर जो है वो सारे सब कुछ छोड़ दिया गया है, यानी और आपने भी कहा अवधेश जी की अभी जो है वो जटिलता बाकी है, तो समय और लग सकता है। क्योंकि इससे पहले जब अजय माकन दिल्ली से जो यहाँ पर आए हैं, हर बार यही बात सामने आई है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जो बदलाव होने, लेकिन एक बार फिर से जो है वो इस तरीके का बयान सामने आना विलंब को दर्शा रहा है। अवधेश जी। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए अजय माकन तो आधा दर्जन से ज्यादा बार अपनी डेडलाइन दे चुके हैं, वो डेडलाइन क्रॉस हो चुकी कब की, इसलिए अब उन्होंने ये बताना ही बंद कर दिया है कि कब तक हो जाएगा। वो एक ही लाइन बोलते हैं कि जल्दी हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कहा है कि सब कुछ आला कमान पर छोड़ दिया गया है, मेरे से जो चीज़ें पूछी गई मैंने उनको ब्रीफ कर दिया है, तो मुझे लगता है पेच वहीं फंसा हुआ है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन लोगों ने सरकार बचाई थी बगावत के समय, उनको तवज्जो देने के मूड में है और उनको दरकिनार करने के बारे में बिल्कुल भी सोचने को तैयार नहीं है। और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है कि आला कमान के ऊपर सब पूरा छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की महीन राजनीति करते हैं, आला कमान की गुड बुक्स में हमेशा रहते हैं, वो सार्वजनिक रूप से इस तरह का कोई बयान कभी भी नहीं देते हैं जो कांग्रेस आला कमान के खिलाफ हो। तो जो उनको बातें कहनी थी वो बातें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समझा दी हैं। अब उनका किस तरह से समाधान निकालते हैं कि दोनों खेमे संतुष्ट हो जाएं, दोनों की बात रह जाए और एक बीच का रास्ता निकल जाए, तो ये रास्ता बनने में अभी काफी समय मेरे हिसाब से लग सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तिवारी जी, जैसा कि अवधेश जी कह रहे हैं कि आला कमान जो फैसले लेंगे सीएम ने कहा हमें मंजूर होगा, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता निकाला जाएगा ना कि 2023 की राह आसान हो जाए। 23 की राह आसान करने के लिए तो अशोक गहलोत जी ने सोनिया जी से बात की है। हर बार राजस्थान में 20 सालों से लगातार ये ट्रेंड है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अशोक गहलोत जी का आपके पास लक्ष्य है कि इस मिथक को तोड़ा जाए। गुड गवर्नेंस के नाम पर जो कांग्रेस ने, सरकार ने राजस्थान के कोरोना पीड़ित लोगों को 2-2 महामारी के
इस काल के अंदर जो जन सुविधाएं दी है, पहले भी आप लड़के गुड देखिए, गवर्नेंस 21 दी सीट आई हैं है, आपकी। अब की बार हम उस गहलोत जी मिशन के को शासन तोड़ना के चाहते बाद हैं। इसलिए अशोक गहलोत जी ने कहा 2023 का रोड मैप हम जाकर के बताएंगे और अब की बार राजस्थान की जनता को इस मिथक से बचाना है कि कांग्रेस के बाद में बीजेपी आएगी। और राजस्थान की सरकार ने जनता के साथ में राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से अब की बार सरकार जो चल रही है आसिफ भाई जी, वो गुड गवर्नेंस के नाम पे अब के बाद सामाजिक सरोकार, उसको हमको पेंशन देनी है 1,000 रुपए महीना हम 60 साल के आदमी को दे रहे हैं। हमने 5 लाख रुपए का बीमा दिया है। कोरोना काल में लोगों की जमीन जायदाद मकान बिक गए इसकी भी चेंज इतनी कर दी महंगी आपने। बीमारियों में। इसलिए अशोक गहलोत जी ने सामाजिक सुरक्षा की योजना खत्म योजना करके आप बनाई है चरंजीवी योजना ले और आए। वो गुड गवर्नेंस के नाम पर अब की बार सोनिया जी को आश्वस्त करने गए, दिल्ली के हाईकमान को आश्वस्त करने गए 2023 में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी और उसके बाद में जो भी फैसला होगा हाईकमान का स्वीकार करेंगे। मीणा जी और बहुत अभी भी उन्होंने कहा- बहुत आश्वस्त है कांग्रेस की। अब जो है वो तैयारियां, जिस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बदलाव है ये बहुत छोटी बात है, ये हो जाएगा, लेकिन ये तैयारियां जो है मुकम्मल तौर पे 2023 को लेकर चल रही है। आसिफ भाई, इनके सपने हैं और सपने टूट जाएंगे इनकी, ऐसा कुछ नहीं है। इनको अभी पता लग जाएगा इन्होंने क्या किया। क्या इन्होंने आज सारी समस्याएं यों की तो ही हैं, बनी पड़ी हैं। आज बीजेपी के बारे में जो क्या सोच है, बिल्कुल सोच इनकी गलत है। बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, पहले भी रहे, गहलोत जी रहे, 21 सीट पे आ गई है। ये वापस 20-25 सीट पे वापस आना है इनको। झूठ बोलने का काम है इन्होंने। योगी सरकार को बचा लो राजेंद्र अरे मीणा। कोई नहीं हटा रहा, आपको आपकी पता लग बार जाएगा, योगी इंतजार करो। सरकार को बचा आप तो लो, 2.5 नहीं राजेंद्र जीत मीणा आज ही कह सकते, रहे हैं, आप 2.5 नहीं मैंने- जीत सकते। यूपी में भी भारतीय सैकड़ा नहीं जनता पार्टी की आप योगी 10 सीट नहीं सरकार ला सकते। आ रही है। आप 10 सीट नहीं ला तानाशाही का सकते ना। तांडव नृत्य हो रहा है। कुछ नहीं तिवारी जी, आपने गुमराह करने का काम किया। पंचायत राज की प्रस्ताव खत्म कर दी। जो अरे एक बार में ठोक चुनाव की होते थे सरकार चल वो रही 4-4 है। चरणों में चुनाव हो दिल्ली रहे में मोदी हैं, की 5-5 चरणों में चुनाव हो रहे सरकार हैं। चल रही है। इन्होंने पंचायती और राज का हरियाणा ढांचा में बिगाड़ दिया। समारोह की पंचायत सरकार राज को चल रही पैसा है। इन्होंने दिया देश नहीं। में बिजली अप्रत्यक्ष रूप पे से तानाशाही का बिजली की शासन है। दरें इन्होंने बढ़ा दी। तमाम समस्या, आज पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रहे, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये सरकार, ये आपको पता लग जाएगी आने वाले समय में। आपकी जमानत जब्त हुई है हिमाचल प्रदेश छोड़ में। दो, दिमाग से निकाल दो। आपकी जमानत जब्त हुई है राजस्थान में। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके दबाव में आकर के आपने हम 5 मानते रुपए कम किए, हैं तो हार मान इसके लेना। दबाव में आकर के 10 रुपए कम किए। हम हार मान लेना। 71 रुपए का लीटर पेट्रोल दे दो पूरे दिन कांग्रेस के, हमको लौटा दो राजेंद्र मीणा। तो अब सारी दिन वापस तिवारी जी, सारी स्टेटों हमको की तो आपकी 4 स्टेट अलग से है क्या? अब देखिए, आपकी स्टेट अलग से सर, है क्या? सर, और राजस्थान सरकार ने क्यों मीणा नहीं जी, रेट कम किया? अब देखिए, क्यों जनता को राहत नहीं देना चाहते? क्यों गुमराह कर रहे हैं? एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, चूंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही केंद्र ने जो है वो 5 रुपए पेट्रोल को लेकर कम किया, लेकिन राजस्थान में भी इसको लेकर जो है वो लगातार मांग उठ रही है और सीएम गहलोत ने भी कहा कि इस पर जो है वो विचार किया जाएगा और बहुत हद तक मुमकिन है कि आने वाले वक्त के अंदर ये कम हो भी जाए। लेकिन ये वो तमाम सुलगते हुए मुद्दे हैं आकुदिया जी, जो आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर काम करेंगे। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए ये बहुत रोचक बात है कि राजस्थान में पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके बारे में चर्चा या उनकी तैयारी 6-8 महीने पहले स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार ये बिल्कुल अप्रत्याशित हो रहा है कि इतना समय बचा हुआ है, 2 साल से भी ज़्यादा, और विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं और राजनीतिक दल तैयारी भी कर रहे हैं। और इसका जो शिगुफा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ा गया, कांग्रेस का ही जो बागी खेमा है उसने ये शिगुफा छेड़ा कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन रिपीट नहीं होती है यहाँ पर सरकार, तो आलाकमान इसके बारे में सोचे। निश्चित रूप से उनका आपको पता है इशारा किस तरफ था, जो सरकार के मुखिया का चेहरा है उस तरफ था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से परफॉर्म किया है दोनों जगह, तो ये जो शिगुफा छेड़ा गया था ये मेरे हिसाब से शांत हो गया है। और क्या ये आकोदिया जी इसकी तैयारी भी है? क्योंकि ये बात सच है, अगर पिछला राजनीतिक राजस्थान का इतिहास उठाकर देखा जाए तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस या एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार 2 साल पहले ही दोनों पार्टियां पूरी ताकत अभी से लगा रही है 2023 को लेकर कि इस मिथक को तोड़ा जाएगा, इस परंपरा को तोड़ा जाएगा, और कांग्रेस इसको लेकर ज्यादा संजीदा नजर आ रही है। बिल्कुल, और संजीदा होने का देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक तौर पर दावेदार है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के नाते, लेकिन कांग्रेस को इस बार मौका इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी चुनाव के इतने पहले ही साफ तौर पर दिखाई दे रही है,
तो कांग्रेस इसको एक मौके की तरह देख रही है। कितना उसको बना पाती है, किस तरह से चुनाव की रणनीति करती है, किस तरह से प्रबंधन करती है, किस तरह से चुनाव लड़ती है, ये उस पर निर्भर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो कहां पर जाकर थमती है, क्या उसमें और बिखराव होता है या कोई चेहरा घोषित किया जाता है जिसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूंकि मीणा जी साफ तौर पर अवधेश जी ने भी कहा, गुटबाजी किसी भी पार्टी के लिए, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके लिए जो चुनाव के अंदर जाने से पहले बड़ी परेशानी का सबब बनती है। मोटे तौर पर दोनों ही पार्टियों के अंदर, प्रदेश के अंदर ये ऐसा देखा गया है या देखा जा रहा है। ऐसे में आपके लिए 2023 कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो है वो स्वाभाविक तौर पर, जैसा कि राजस्थान की राजनीति का इतिहास रहा है, स्वाभाविक उम्मीदवार इस हिसाब से आप हुए, लेकिन कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए अब जब कांग्रेस 2 साल पहले तैयारियां शुरू कर चुकी है? आसिफ भाई, हमने भी अपने बूथ स्तर तक हमने अपने पूरे अपना संगठन के हिसाब से जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हमने पूरी तरह हमारी कंप्लीट काम है। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता, हर बूथ पे कितने कार्यकर्ता, सब हमारी पूरी तैयारी है। और संगठन के हिसाब से कांग्रेस तो अब विचार कर रही है कि अपनी प्रक्रिया शुरू की है, वो हम पहले 2 साल पहले या 6 साल पहले प्रक्रिया शुरू कर चुके, और अब तो हमारा वो प्रक्रिया हम पूरी कर भी चुके हैं। अब तो हमारे जगह जगह प्रवास चल रहे हैं विधानसभा में और उनमें। अब हो सकता है 2 उपचुनाव हम किसी कारणवश, किसी हमारी कोई कमी होगी, टिकट वितरण में कमी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ न कुछ कैसे हुआ, अब हम उसको हार को स्वीकार भी कर रहे हैं। और ऐसे नहीं, आने वाले वक्त में इनको समझ आ जाएगी कांग्रेस को, इनकी बुरी हालत होनी है। क्योंकि आज जिस तरह बैट कम नहीं कर रहे, बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं, कीमतें कम नहीं, किसान परेशान है, कुछ नहीं, कर्जे माफ के नाम पे सत्ता में आके बैठ के कुछ नहीं किया इन्होंने, 0/0। आज एमएसपी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया, सतीश पूनिया जी बनेंगे, कुछ नहीं है। जो केंद्र तय करेगा, तो करो, केंद्र तय करेगा वही बन के आएगा। ये आप गलतफहमी निकाल दो, आप अपनी चिंता करो, पायलट की और गहलोत की चिंता करो, उनकी लड़ाई में आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो करके देखो, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या विकराल होता है पार्टी में। आपकी गलतफहमी क्यों नहीं करते? हमारा घर का मामला है, क्यों नहीं करते? कैबिनेट क्यों बढ़ाते जा रहे, विस्तार क्यों नहीं करते कैबिनेट? अरे तो आप जनता के पता लग जाएगा आपको, आंदोलन तो करो। कभी ये चुनाव जनता के साथ 5 जिलों के कर दी, कभी 6 जिलों के जनता को। ये पन्ना प्रमुख वाले वीर हैं, पन्ना प्रमुख वाले वीर, और पन्ना प्रमुख वाले वीर वल्लभ नगर में जमानत जब्त लेकिन तिवारी जी, अगर वो आपका जो विवाद है वो अगर आपके घर का मामला है तो इनके भी तो घर का मामला हुआ ना। इस हिसाब से अगर इनकी भी कोई अनबन चल रही है तो वो इनके घर का मामला हुआ। लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मजबूत है विपक्ष तो, विपक्ष को हम नहीं कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ताकत में है। अरे तय तो करो, आपको जनता के बीच में जाना है, एक बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए आसिफ भाई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं कर पाए, क्योंकि जनता सुशासन को देख रही है। जनता अशोक गहलोत अभी मत करो, आप बैठ कम मत करो, अभी आंदोलन करते थे शुरू, बैठ कम मत करो, बिजली की दरें कम मत करो, बैठ, अब आंदोलन फिर शुरू होंगे। अब तो अवधेश जी, जनता के हित में जो काम हो सकता है वो बीजेपी करेगी। अवधेश जी, क्लोजिंग रिमार्क आप बताइए, चूंकि हम ये सियासी चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सियासत की बात तो होगी ही, लेकिन अवधेश जी ये जो मुलाकात है इसमें जैसा कि आपने अपने कयास लगाए, अपने तजुर्बे से कहा कि अभी और समय लगने वाला है, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, उनका कहना है कि बस बहुत हो गया, अब इस बार जब लौट के आएंगे तो कुछ दिनों के अंदर यह फैसला हो जाएगा जो बदलाव होने हैं। आसिफ जी देखिए, कयास तो यही लगाया जा रहा था कि अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का मसला है वो सुलझ जाएगा। पहली बार वो गए CWC की मीटिंग में भाग लेने के लिए, वहां उनकी मुलाकात सब लोगों से नहीं हो पाई। दूसरी बार गए तो इस बार पूरी उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट अशोक गहलोत ने दिया है, इशारों में ही हालांकि उन्होंने बात की है, इशारों में ये उम्मीद करनी चाहिए अवधेश जी, जैसा कि उन्होंने कहा आला कमान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर या राजस्थान को लेकर किस तरीके के फैसले लेता है वो आने वाले समय में तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।